नमस्कार, विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में धकेलने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पर टैक्स की खबर को लेकर निशाने पर आई सुखी सरकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण सहित भाजपा नेताओं की आलोचना किए जाने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टॉयलेट पर टैक्स की बात को बताया निराधार। तिरुपति प्रसाद में कथित मिलावट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया स्वतंत्र विशेष दल। सीबीआई की निगरानी में आंध्र प्रदेश पुलिस के अलावा एफएसएसएआई के भी अधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में आर्थिक विकास के साथ साथ असमानताओं में भी आई कमी। आज शाम प्रधानमंत्री भी कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर। राज्य के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर बम से हुआ हमला। अर्जुन सिंह समेत 2 बॉडीगार्ड घायल। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम करेगी अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से होगा सामना। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ रुपए की खेप से कांग्रेस के तार जुड़े होने पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप मामले में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी पहले करप्शन के लिए जानी जाती थी, वो अब कोकेन के लिए जानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार के लिए, सी फॉर करप्शन के लिए जानी जाती थी, अब सी फॉर कोकेन के लिए जानी जा रही है। और क्या ये आज पूछा नहीं जाएगा कि अगर ये जो मुख्य आरोपी 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप के जो पकड़ी गई है जिम्मेदार पाया गया है, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग चुप क्यों हैं? किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 120 दिनों में किसान हितैषी अनेक फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है,
इस मिशन के गठन के बाद जो काम होंगे वह किसानों के साथ होने वाले हेरफेर को रोकने में मदद करेंगे। किसानों के लिए किए गए कल्याणकारी फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में 6 सूत्री नीति पर काम कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने साथ ही खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को देश के हित में बताया। साथ ही कहा कि हम आयात पर निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर बनेंगे। एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। दिल्ली में आज से कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई। इसमें लगभग 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इस साल फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, भारत और मध्यम आय का जाल, नौकरियां और कौशल, एआई और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर है। ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़कर 10वें से 5वें पायदान पर पहुंची है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता को ध्यान में रखकर इस दशक का बजट बनाया जाएगा। The largest stakeholders and beneficiaries of the growth process towards Viksit Bharat will be the 4 major castes, namely the Garib or the poor, Mahilaye or the women, Yuva, the youth, and Annadata, the farmer. Accordingly, the budget in Amritkal will be devised with these stakeholders in mind. केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार के शौचालय सीट पर टैक्स लगाने को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जनता को हर तरह से परेशान करने का काम कर रही है। आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में भवन मालिकों द्वारा स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर
सीवरेज कनेक्शन दिए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को तथ्यों से परे बताया। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रख के कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद में मिलावट मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय स्वतंत्र एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इस एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, राज्य पुलिस के 2 अधिकारी और 1 सदस्य एफएसएसएआई के होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। जो एसआईटी पहले की एसआईटी है वो भी क्रेडिबल हैं, उनके क्रेडेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। बट बाकी जो है वाईएसआरपी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था, इस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है कोर्ट द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो है 2 फ्रॉम सीबीआई, 2 फ्रॉम स्टेट बॉडी और 1 इज फ्रॉम फूड सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये करके जो है आज इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में एसआईटी गठित करने पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं तिरुपति लड्डू में मिलावट के मुद्दे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, जिसमें सीबीआई, एपी पुलिस और एफएसएसएआई के अधिकारी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में पूर्व सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह के घर पर कथित हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान बम के छर्रे लगने से अर्जुन सिंह घायल हो गए हैं। साथ ही उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी हमले में चोटिल हुए हैं। इस कथित हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं। हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का। तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में ख़त्म हो रही है, तो अपने ज़मीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले को भी मार रहा है सब वो लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ पुलिस वाले भी इसको सही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 20 पुलिस वालों के सामने ये घटना घटती है तो इसमें समथिंग रॉन्ग। अर्जुन सिंह पर हुए कथित हमले को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े प्रमुख गुंडों और प्रसिद्ध असामाजिक लोगों ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद के घर पर हमला किया। उन्होंने देसी बम भी फेंके। हमेशा की तरह पुलिस ने मूक दर्शक की भूमिका निभाई और अपराधियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वीडियो फुटेज ही काफ़ी है। बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से उपद्रवियों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए मेरे और शरद के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की 7वीं एजीएम को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एसआईडीएम की सराहना करते हुए कहा कि एसआईडीएम भारत के रक्षा विनिर्माण के भविष्य की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पिछले सभी प्रयासों को न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि इसमें और भी तेजी लाएगी। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप हमारी थिंकिंग एंड पॉलिसीज को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। हमारी सरकार पिछले सभी प्रयासों को न सिर्फ कंटिन्यू करेगी बल्कि इसमें और अधिक जितनी तेजी लाई जा सकती है उतनी तेजी लाने की कोशिश करेगी। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के प्रयासों को और अधिक वोकल किया जाएगा, यह हमारी गवर्नमेंट का फर्म कन्विक्शन है।
रेलवे सुरक्षा बल का 40वां स्थापना दिवस समारोह महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परेड का निरीक्षण किया। समारोह के दौरान रेल मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में पदक बांटे और संज्ञान ऐप के हिंदी संस्करण का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने पुस्तक भारतीय न्याय संहिता का भी विमोचन किया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल दी है। डिफेंस और रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी है। डिफेंस और रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा और भारत के सभी नागरिकों की अपेक्षाओं को एक मूर्त रूप देने के माध्यम है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को जो डीपोलिटिसाइज किया है, यानी रेलवे से पॉलिटिक्स निकाल के उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, फोकस काम पे आए, फोकस परफॉर्मेंस पे आए, फोकस सेफ्टी पे आए, फोकस यात्रियों की सुरक्षा पे आए, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में छोटी दूरी की ट्रेनों के बारे में बताते हुए कहा कि देश में इस समय एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार पर सरकार का विशेष जोर है। इसी कड़ी में पहली रैपिड रेल मेरठ से दिल्ली के बीच चलाने पर कार्य तेजी से चल रहा है। इसी तरह देश भर में 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी के सफर को आसान बनाने के लिए इन 5 वर्षों में कार्य किया जाएगा। रीजनल ट्रेन अगर हम दुनिया के जितने समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं, उन सब में देखें तो 100, 150, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस वाले बड़े शहर होते हैं, उनके बीच में एक रीजनल ट्रेन चलती है। तो रीजनल ट्रेन का कॉन्सेप्ट अपने देश में अभी मोदी जी लेके आए हैं और उसकी पहली दिल्ली से मेरठ के बीच में चली। तो आसपास के जितने भी 150, 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास के जो शहर हैं, उन सब के बीच में फ्रीक्वेंटली शटल ट्रेन की तरह रीजनल ट्रेन चलेगी, जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। ये जो 5 साल है अगले, ये जो मोदी जी की 3rd टर्म है, इस 3rd टर्म में ऐसे कई कॉन्सेप्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं 1st और 2nd टर्म में, उनका लार्ज स्केल पे प्रोलिफरेशन होगा पूरे देश में। आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल आज अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। नासिक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव से खास बातचीत की। उन्होंने रेल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करते हुए लोगों को निश्चिंत रहने की सलाह दी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हम इस वक्त नासिक में हैं और रेलवे मना रहा है अपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 40वां स्थापना दिवस। मेरे साथ हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, आज 40वां आपका एनिवर्सरी है, कितना सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आप महसूस करते हैं? ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो लगभग 2.5 करोड़ रेलवे यात्री जो रोज रेलवे के 75,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं। 17,000 से अधिक ट्रेन में वो सफर करते हैं। उनकी सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना, उनके जान माल का ध्यान रखना। दूसरी बड़ी चीज है, जो इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना। तो जिम्मेदारी तो है, 24 घंटे है, 300 दिन, 365 सुबह और रात, तो जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखा गया है और रेलवे उसमें एक अहम रोल निभा रहा है। ऐसे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की क्या जरूरतें हैं और कितने बड़े चैलेंजेस हैं? देखिए, बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। USBRL उधमपुर से कटरा, जम्मू होते हुए बनिहाल टनल तक कश्मीर वैली को पूरे देश के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग चुनौती थी जिसको हमारे रेलवे के इंजीनियर्स ने किया है
अब उससे भी बड़ी चुनौती होगी वहाँ सुरक्षा रखना, वहाँ जो हालात हैं। सबोटाज का भी खतरा है, उसके ऊपर हमला भी हो सकता है। तो उसके लिए हम, जैसा कि मंत्री जी ने अभी अनाउंस किया कि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, अत्याधुनिक हथियार, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी रहने की व्यवस्था, सर्दी में बहुत सर्दी हो जाती है, उसकी अलग चुनौती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बल को हर वो चीज़ मुहैया कराएं जो उनको उनकी ड्यूटी का निष्पादन करने के लिए आवश्यक है। सर, एक आखिरी सवाल, आजकल काफ़ी घटनाएं हो रही हैं कि ट्रैक्स पर सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, वो कितना बड़ा चैलेंज है आरपीएफ के लिए? नहीं, वो चैलेंज है, डेफिनेटली चैलेंज है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा देश है भारत, साथ में गांव हैं, बस्तियां हैं, तो कुछ बच्चे खेल खेल में कर देते हैं, कुछ लोग शराब के नशे में वहाँ रख देते हैं, कुछ लोग कुछ सामान लेके क्रॉस कर रहे होते हैं, जल्दबाजी में छोड़ देते हैं। तो हर घटना ऐसी नहीं है कि कोई हमला करना चाह रहा है। दूसरी बात, रेल को पटरी से उतारना इतना आसान भी नहीं होता है। तो ये घटनाएं हैं। अच्छी बात है कि हमारे मीडिया में इनके प्रति संवेदनशीलता, सजगता बढ़ी है। हर मामला रिपोर्ट हो रहा है और हम हर मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और हमने उनमें से लगभग 60% मुकदमों को सॉल्व करके दोषियों को पकड़ा भी है। लेकिन इसमें कोई, मैं कहूँगा, मेरी आपसे भी अपील है कि इसमें पैनिक फैलाने वाली कोई बात नहीं है। घटनाएं हो रही हैं पर कोई इतनी सीरियस नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खतरा हो रेलवे को। तो मैं रेलवे यात्रियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय रेल पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय रेल पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना है डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने ये आश्वासन दिया है। कैमरामैन रमाकांत के साथ नासिक से मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। शारदीय नवरात्रि के अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर निर्माण का कार्य विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुरू कर दिया गया है। 161 फीट ऊंचाई तक का शिखर आने वाले 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों के मंदिर भी इस समय सीमा में पूरे कर लिए जाएंगे। बीस को भगवान जिस अस्थायी मंदिर में लाकर विराजित कराए गए थे, तंबू में से स्थानांतरित किए गए थे, उस मंदिर की रक्षा करने का लगभग निर्णय हो गया है। सबका मन है कि उसकी रक्षा की जाए। वहाँ पर आज हनुमान जी की प्रतिमा विराजित है, तो इसलिए उसकी रक्षा होगी। असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए बोडो जनजाति में 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित अरोनाई मफलर सहित खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं। इन उत्पादों को जीआई टैग मिलने पर बोडो जनजाति की शिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बोडो जनजाति पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से एक है। बुनाई और हस्तशिल्प की भी एक समृद्ध परंपरा है यहाँ पर। बोडो कम्युनिटी के 8 प्रोडक्ट्स को जीआई रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड किया गया है। और ये 8 प्रोडक्ट्स, ये 8 जो प्रोडक्ट है, इनमें से मैं बोलना चाहूँगी पहले आरोनाई यानी कि हमारा जो मफलर होता है, तो ये बहुत ही सुंदर एक प्रोडक्ट है हमारा कम्युनिटी का, तो इनको भी जीआई रजिस्टर्ड किया गया है। और इनके साथ हमारे कुछ खाद्य या फिर कुछ पकवान भी है जिनको जीआई रजिस्टर्ड किया गया है। इसी के साथ विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।